नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले दो छोटी छोटी अपील। पहली अपील ये कि सत्यहिंदी.com आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद करता है, निडर, ईमानदार और निर्भीक पत्रकारिता के लिए। आपको मालूम है कि जो पत्रकारिता बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के विज्ञापन पर निर्भर करती है या अखबारों के विज्ञापन जो है वो सरकारों पर निर्भर करते हैं, तो उनका क्या हासिल होता है। ऐसे हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए आप हमारी आर्थिक तौर पर मदद करें। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और आर्थिक मदद करने के लिए आपको सत्य हिंदी का सदस्य बनना होगा। आप करेंगे, हमारी बहुत मदद होगी। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नया होने वाला है। बहुत सारे लोगों को हैरानी हो सकती है, बहुत सारे लोगों को इस बात पर हंसी भी आ सकती है, लेकिन पिछले कई महीनों से देखने में आया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज प्रियंका गांधी कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि हमेशा वो सुर्खियों में रहती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लखीमपुर के मामले में किस तरीके से पूरे घटनाक्रम के केंद्र में वो आ गई थी। उनको रात के अंधेरे में उनको गिरफ्तार किया गया था। कई दिनों तक वो गिरफ्तार रही और उसके बाद लखीमपुर पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा बन गया, जिसके बाद मंत्री महोदय के पुत्र को गिरफ्तार करना पड़ा और मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट को उस पर अपनी बात कहनी पड़ी मजबूती के साथ और सरकार दबाव में आई। अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि फिर प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अंकुश में लेने की कोशिश कर रही है। दरअसल वाकया यह कि आगरा में एक अरुण वाल्मीकि नाम का एक लड़का है जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। उस पर आरोप यह था कि उसने 25 लाख रुपए की चोरी की थी। पुलिस उसको थाने में लेकर आई और जैसा कि होता है उसके साथ आरोप यह है कि उसके साथ मारपिटाई की गई और मारपिटाई के बाद उस लड़के की मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में खबर के आने के बाद प्रियंका गांधी ने तय किया कि आगरा जाएंगी और अरुण वाल्मीकि के परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगी, उनको उनके दुख में वो शरीक होंगी। जब वो उनसे मिलने के लिए निकली तो लखनऊ के बाहर जाते हाईवे पर पहुंचते ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको रोक लिया। न केवल रोका बल्कि उनको हिरासत में ले लिया और पुलिस लाइन में ले जाया गया। इस बीच न जाने क्या हुआ कि फिर उनको यह अनुमति दे दी गई कि अब आप आगरा जा सकती हैं और परिवार से मिल सकती हैं। सवाल अनुमति देने और न देने का नहीं है। सवाल है कि अगर कहीं किसी व्यक्ति की मौत होती है और अगर कोई राजनीतिक पार्टी का बड़ा नेता अगर उसके पास जाके सांत्वना देने की कोशिश करता है तो इसमें गलत क्या है, अवैध क्या है और इस आधार पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब कैसे हो सकती है। तो सवाल यह खड़ा होता है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछले दिनों देखने में आया है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का बहाना करके या लॉ ऑर्डर की बात को सामने रखकर नेताओं को पीड़ितों के परिवार से मिलने नहीं दिया जाता। और लखीमपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके पहले हाथरस का मामला भी आपने देखा था, करीब कई महीने पहले की बात है। वहां भी इसी तरीके की पाबंदियां लगाई गई थी और नेताओं को वहां जाने से रोका गया था। अब सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या ऐसा आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है? क्या प्रियंका गांधी सिर्फ इसलिए एक्टिव हो गई है क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ना है और पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक करना है? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार अचानक इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई, पुलिस इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई, किसी भी नेता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा ना इतना ज्यादा लाइमलाइट ले लो और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाए? या ये सत्ता का स्वभाव हो गया है? और यह भी सवाल उठता है कि ऐसा तो नहीं प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बुनियादी तौर पर बदलने की कोशिश करी हो? कि पिछले दिनों उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की है। लगातार जो दलित तबका है उसको मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है। लगातार वो सड़कों पर निकलने की कोशिश, जो काम अखिलेश यादव करना चाहिए, मायावती करना चाहिए, वो काम वो खुद कर रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बुनियादी बदलाव? ये 3-4 सवाल है जिन सवालों के मद्देनजर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है। इस मेहमान का परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी में जो मीडिया प्रभार है उत्तर प्रदेश कांग्रेस का, उस पर वाइस चेयरमैन डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ। और मैं ये डिक्लेरेशन कर दूं, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ काम कर चुके हैं एक टीवी चैनल में। इस वक्त अब उनकी भूमिका बदल गई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शीतल पी सिंह है,
और वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर रविकांत हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं सिद्धार्थ कलहंस जी का, जो वरिष्ठ पत्रकार है लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रविकांत जी, आपसे सवाल मैं करना चाहता हूं कि ये जो अरुण वाल्मीकि का सवाल है, क्या इतना बड़ा सवाल था कि उसके परिवार से मिलना एक अपराध है और उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको पूरी कोशिश की प्रियंका गांधी को रोकने के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज के हालात जिस तरह के हैं, और वो आप हाथरस से लेकर के और आज के आगरा को देखिए, लखनपुर खीरी की घटनाओं को देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है, और जो योगी आदित्यनाथ की ठोकों की नीति है, और जो उन्होंने कहा कि अब यहाँ अपराधियों की जगह नहीं है, मुझे लगता है कि अब पुलिस ने वो जगह ले ली कि जहां किसी भी व्यक्ति को कोई अपराधी है कि निरपराध है, इसका फैसला कोर्ट करती है। लेकिन एक दलित व्यक्ति को, चूंकि वो सफाई कर्मी है, समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ समुदाय का वो व्यक्ति है, उस पर ये इल्जाम होता है कि साहब उसने थाने के भीतर से 25 लाख रुपए की चोरी की है, और उसे उसके परिवार वालों को पीटा जाता है। फिर जब वो अपने चोरी के कबूलनामे को नहीं स्वीकार करता है तो साहब उसको थाने में ले जाया जाता है, और जहां पर पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। प्रथम दृष्टया जो चीजें दिखाई देती है कि साहब अब ये जिसको रामराज्य कहा जा रहा है, उसमें संविधान और कानून कहीं है नहीं। ये मुझे लगता है कि जैसे पुष्यमित्र शुंग का पूरा राज्य चल रहा है जिसमें मनुवादी व्यवस्था लागू है। एक जो अछूत है, दलित तबके का है, जिस पर अभी इल्जाम नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है, और उसको पीट पीट करके मार दिया जाता है। माने जैसे अगर अछूत है, सफाई कर्मी है, तो चोरी वो करेगा ही। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की मानसिकता है। जबकि दूसरी तरफ हमने 3 अक्टूबर की घटना देखी, लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक जा रहे किसानों को एक बेलगाम और बेहया किस्म का गृह राज्य मंत्री का बेटा जिस तरह से अपने पूरे अहंकार के बलबूते तेज रफ्तार अपनी कार से किसानों को कुचल देता है, और उसके लिए यही उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करती है, योगी सरकार क्या करती है, 2 दिन तक तो उसे क्लीन चिट दी जाती है। स्वयं योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि साहब उसका कोई अपराध नहीं है, वो शामिल नहीं है। लेकिन तमाम वीडियोज जब बाहर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट की मुझे लगता है जब डांट पड़ती है, उसके बाद बाकायदा उनको नोटिस उनके घर पे जारी किया जाता चाय नाश्ते का इंतजाम करते हुए पूछताछ की गई। अगर सुप्रीम कोर्ट का पहरा नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये जो न्याय है सो कॉल्ड, मुझे लगता है कि संविधान में एक चीज जरूर है जो भारतीय लोकतंत्र में दिखाई पड़ता है, वो है सबका एक मत। आज की जो राजनीति हो रही है, चाहे उसमें प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, उनके लिए अगर ये अरुण वाल्मीकि महत्वपूर्ण है तो वो इसलिए है क्योंकि उसका एक वोट है और वो समुदाय एक वोट बैंक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पूरे न्याय को, समता को, बंधुत्व को, इन बाबा साहब के मूल्यों का गला घोंट दिया है। और यही वोट बैंक, मैं तो सीधे तौर पर कह रहा हूं कि ये बीजेपी का वोट बैंक होता था, जिसे या जाटवों के खिलाफ एक तरह से उनका क्षत्रियकरण करके, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये जो अछूत कम्युनिटी है पूरी। आज ही आपने देखा होगा कुशीनगर में माननीय प्रधानमंत्री जी वहां एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे। वो धरती है जहां पर महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, और बुद्ध की ही थ्योरी है कि ये जो अछूत है वो दरअसल बौद्ध धर्म के अनुयायी है, जिनको ब्राह्मणवादियों ने परदलित किया और उनको समाज से बहिष्कृत करने के लिए अछूत घोषित कर दिया। लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने जिस तरह से अछूतों का जातिकरण किया, जबकि कहा तो ये जाता है कि साहब यहाँ जाति नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जातियों पर बाकायदा रिसर्च हो रही है। और इन वाल्मीकियों को माना जाता है कि अकबर के समय पर महाराणा प्रताप के जो वंशज थे उनको वाल्मीकि बना दिया, उनका क्षत्रियकरण किया गया है। लेकिन साहब वो न क्षत्रिय है, वो सिर्फ एक मतदाता है, और इसलिए थोड़ी बहुत उनकी पूछ है क्योंकि आपको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है। तो आज की जो पूरी परिघटना है वो आज की नहीं,
हरियाणा के गोहना से लेकर के हाथरस होते हुए और रोहित वेमुला से होते हुए आप जोड़ लीजिए यहाँ तक, इस समुदाय को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रदलित किया जा रहा है, और मुझे लगता है संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिल्कुल। मुझे मालूम है कि अश्विनी शाही जी इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मैं पंकज श्रीवास्तव को इसमें लाना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद आप संयुक्त रूप से दोनों लोगों के की जो बातें हैं उसका जवाब अगर आप देंगे तो ज्यादा आपको संतोष मिलेगा। पंकज श्रीवास्तव, मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी की नजर में ये जो दलित तबका है ये भी एक वोट बैंक है? आपको अरुण वाल्मीकि के परिवार के साथ मिलना है क्योंकि नजर आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है, ऐसा है क्या? अब देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे रविकांत जी, कि इस देश में हर व्यक्ति को एक मत मिला है, और अगर आप कहें तो फिर हर व्यक्ति किसी न किसी वोट बैंक का हिस्सा है। लेकिन मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता कि न्याय और अन्याय की लड़ाई में कोई भी ऐसी जाति नहीं हो सकती जो पूरी तरह से अन्याय के पक्ष में हो, और न कोई पूरी तरह से कोई जाति ऐसी हो सकती जिसका हर व्यक्ति किसी न्याय का ही दंड वो उठाए रखे। सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी कोई ऐसी बात कह रही थी जो इस देश में अचानक हो रही है, जहां कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो रही है? ये हमारे लोकतंत्र का एक दाय है। लोकतंत्र केवल एक पार्टी का, देखिए, शासन नहीं है कि जिसमें एक पार्टी बहुमत पा गई और वो शासन कर रही। लोकतंत्र बनता है एक पूरे परिवेश से। लोकतंत्र के परिसर में एक विपक्ष भी होता है जिसका काम है कि इस देश की जो जनता है उसकी पीड़ा को स्वर दे, उस स्वर को संगठित करे ताकि सरकार पर दबाव बने। और इस तरह से तमाम संस्थाएं भी हैं जो सरकार पर अंकुश का काम करती हैं। तो ये कुल मिलाकर एक लोकतांत्रिक या संसदीय लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, उसकी एक तस्वीर बनती है। कोई नई बात नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमटी हुई थी या उसके पहले लगातार एक विपक्ष में लंबे समय तक रही थी, आपको अपना इतिहास उठाकर देख लें, जहां भी अत्याचार होता था उनकी नजर में सरकार के द्वारा, वो जाते थे और ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने अभी मतलब अपने छात्र जीवन तक तो यही देखा है, भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के पहले तक तो यही देखा है कि इस देश में पुतला फूकना, चक्का जाम थोड़ी देर किसी चौराहे को कर देना और काला झंडा दिखाना, ये सब कभी बुरा नहीं माना जाता था। इस पर कोई लाठियां नहीं चलती थी। ये माना जाता था कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण अभिव्यक्तियां हैं, जो आक्रोश होता है जनता का वो इस बहाने निकलता है। ये पहली बार हो रहा है कि ऐसी सरकार है जिसका आप पुतला फूकिए और उसपे काले झंडे दिखाइए तो आपके पोस्टर चौराहों पे लग जाते हैं। ये कैसी सरकार है? ये कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को लोकतंत्र की न्यूनतम जो एक मर्यादा होती है उसका भी भान नहीं है। प्रियंका गांधी क्या कर रही थी? प्रियंका गांधी वहां जा रही थी मिलने। आपको लगता है कि ये अगर राजनीति है तो कृपया आप भी जाइए, आपके मंत्रीगण भी जाएं और उसको सांत्वना दें। ये तो होड़ है ना। अगर मानिए सांत्वना देना नाटक है तो ये नाटक आप करिए, किसने रोका है? प्रेम और करुणा का नाटक, प्रेम और करुणा या इस तरह के जितने भी एक मानवीय मूल्य हैं, इनका नाटक जो है वो रंगमंच पर होने वाले असली हत्याकांड से तो करोड़ों गुना बेहतर है। तो जहां पर एक मुख्यमंत्री की नजर में संविधान का कोई अर्थ नहीं है, वो कहता ठोक दो, बुलडोजर लगाओ, चला दो। अदालत कोई फैसला नहीं कर रही है, वो आदमी कहता है कि ठोक दो, तो पुलिस ने ठोकना शुरू कर दिया है। उसका नतीजा यह है कि आज कई पुलिस के बड़े बड़े अफसर अपराधियों की तरह भागे हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए, पूरी पुलिस व्यवस्था के लिए शर्म की बात है। और ये शायद प्रियंका गांधी की जो कोशिश है उसी का नतीजा है कि जो पुलिस वाली जो महिला पुलिस कांस्टेबल या दरोगा उन्हें पकड़ते हैं, वो मौका पाते हैं इनके साथ सेल्फी खिंचा रहे। तो ये बात सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि अगर वर्दी वाले लोग इस तरह से विपक्ष के नेता के स्वागत पे बिछे जा रहे हैं तो आप दरअसल कर क्या रहे हैं? ये सत्ता का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि क्या इस देश में लोकतंत्र रहेगा, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र रहेगा या फिर नहीं रहेगा। बाकी जो रविकांत जी ने कहा है कि इस तरह से एक मनुवादी व्यवस्था का एक नए किस्म से पुष्यपुत्र शुंग की याद दिलाई इतिहास के उन चरणों में मैं भी बात नहीं करना चाहता। पता नहीं अश्विनी जी उसमें कितने सहज होंगे, लेकिन इतना तो उन्हें बताना ही होगा कि एक विपक्ष का नेता अगर जाता है कहीं तो आपको तकलीफ क्या है साहब? आप उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में रख देंगे, और फिर अगर इतना ही बड़ा वो अपराध करने जा रहे हैं तो ये अकल 3 घंटे में आपको आ कैसे गई? ये क्या चक्कर है? या तो आपके मस्तिष्क जो लोग चला रहे हैं, जो आपका थिंक टैंक है, उसका बल्ब जरा धीमे जलता है, ट्यूबलाइट पुरानी हो गई है तो बदलवा दीजिए। एलईडी इस समय लगती है और तमाम नए आ गई टेक्नोलॉजी, तो ट्यूबलाइट की तरह काम न करें। एक सरकार है, उसकी तेजस्विता संविधान की रक्षा में है,
संविधान का जितना वो पालन करेंगे है, उतनी ही सरकार तेजस्वी हो। जी बिल्कुल। अश्विनी जी, रविकांत जी ने भी जो बात कही है और जो पंकज जी ने बात कही है, मुझे लगता है वो गंभीर बात है। सवाल इस बात को लेकर कि प्रियंका गांधी जा ही रही थी आगरा, अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलना ही चाहती थी, उसमें ऐसा कौन सा हंगामा खड़ा हो गया कि उनको डिटेन करना पड़ा, उनको हिरासत में लेना पड़ा? अंत में आपको परमिशन तो देनी पड़ी उनके परिवार से जाके मिलने के लिए। देखिए आशुतोष जी, उत्तर प्रदेश में तनाव है क्योंकि यहाँ चुनाव है। और प्रियंका जी बहुत बढ़िया वाली एलईडी हैं। पंकज जी इस समय दिल्ली से आई हैं, एलईडी जो है चमक रही है, दिखाई दे रहा है, बड़े सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई उत्तर प्रदेश पे। जी प्रधानमंत्री। एक मिनट मैं गुजारिश करूंगा हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं अपना अपना पक्ष रखें। अगर आपको कोई इंटरवीन करना है तो आपको बाद में मौका दिया जाए। प्लीज बीच में डिस्टर्ब ना करें, या बीच में ना बोले तो बेहतर रहेगा। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा। अश्विनी जी बताइए। तीन प्रधानमंत्रियों के कुल की ओर चश्मो चिराग हैं। वर्णशंकर परिवार की एक है, अभी मनुवादियों की बात हो रही थी, वो ट्यूबलाइट से बेहतर एलईडी की तरह जल रही हैं। रविकांत जी ने बहुत बढ़िया भाषण दिया अछूत पर। प्रोफेसर हैं, भाषण अच्छा आएगा और हो सकता है विचारधारा से मेल ना खाते हों। किसी को, रविकांत जी और पंकज जी, आप दोनों लोगों से मैं कहना चाहूंगा, किसी को लोकतंत्र में कहीं जाने से रोक नहीं है, न रोका गया है। धारा 144 कहीं लागू अगर है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो अगर कोई भी नेता हो तो उसको उसका सहयोग करना चाहिए। अच्छा है प्रियंका जी ने सहयोग किया, जो वीडियो आए हैं मैं कह रहा हूं उन्होंने सहयोग किया, पुलिस को सहयोग किया, पुलिस उनको लेकर गई। ये हिरासत राजनीतिक कितनी कैसी होती है, ये गिरफ्तारी नहीं होती है, ये हिरासत होती है। हिरासत से फिर उनको छोड़कर वहां जाने दिया। प्रश्न ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में ही दलित और अछूत आप लोगों को दिखते हैं। एक आपके पंजाब में तरन तारण में बकरे की तरह काटा गया दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, वो अछूत आपको नहीं दिखा, जिसको डीजल डालकर जलाकर वहां पर लाश जलाई गई उसके परिवार के आंखों के सामने। उस अछूत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा एक अछूत आपका मुख्यमंत्री है। क्षमा कीजिएगा मैं कह रहा हूं अछूत, मतलब क्योंकि रविकांत जी ने यह बात कहा है। मुख्यमंत्री है वहां का, 50 लाख रुपया लखीमपुर में आकर वो दे सकते हैं, और 5 रुपया भी जो है तरन तारण के उस दलित को नहीं दिया उन्होंने। वो कौन सी मनुवादी व्यवस्था है? हिंदुस्तान की पहली मनुवादी पार्टी जिसको आप गाली देते थे वो कांग्रेस की थी। आज की बात, वहां वो दलित नहीं दिखा। पंजाब का ही बोहा एक जगह है, वहां का एमएलए एक दलित को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारता है, और उसके गनर और उसके साथी उसको इसलिए मारते हैं कि वो पूछ देता है कि क्यों, हमारे यहां क्या काम आपने किया है। कांग्रेस का वो विधायक था जोगिंदर पाल, वो आपको अछूत और दलित नहीं दिखाई देता है। सीकर में 7वीं की लड़की के साथ बलात्कार होता है, वो आपको दलित नहीं दिखाई देती है। क्यों इस तरीके का नैरेटिव आप लोग उत्तर प्रदेश में ही क्यों सेट करते हैं? पढ़े लिखे लोग होकर मनुवादी और अछूत और ये बात करते हैं आप लोग। अरे ठीक है, मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंकज जी 6% की पार्टी है आपकी कांग्रेस, अच्छा है, मेहनत कर रही है। प्रियंका जी अपना वोट बढ़ाएं, हो सकता है 8 हो जाए, 10 हो जाए, या अच्छा खासा लड़ जाएं। अच्छा काम कर रही हैं, लड़ना चाहिए, इस तरीके से दिखना चाहिए। अखिलेश जी की तरह घर में बैठकर ट्वीट नहीं करना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, इन्होंने 2016 में क्यों उसकी आधारशिला की बात की, और आज लिख रहे हैं कि मैंने किया। हिंदुस्तान में कुछ दिन बाद ये कह देंगे कि नासा भी हमारा ही उत्पादन है और चांद पर हम ही घर बनाकर आए थे। ये अखिलेश जी हैं, उनसे तो कम से कम बेहतर कर रही हैं। अच्छा है, मैं स्वागत करता हूं लोकतंत्र में ऐसे कामों का, मैं स्वागत करता हूं, करना चाहिए। विपक्ष के रूप में वो आई हैं, उन्होंने किया है, लेकिन ये नैरेटिव सेट करके नहीं करना चाहिए कि ये दलित है, मुझे यहां जाना है और यहां रोका गया। मैं ये सिर्फ इस बात को इसलिए कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरे भारत में लोकतंत्र है, राजनीति किया जाए खुल के, विरोधी दल नहीं रहेंगे तो राजनीति में भी मजा नहीं आएगा। लेकिन हमको एक मजबूत विरोध चाहिए। आने दीजिए प्रियंका जी को, आप जनवरी फरवरी जब भी चुनाव होता है, देखते हैं इन सब उनके ड्रामा, झाड़ू और सब चीजों का कितना असर पड़ता है। जी ठीक है अश्विनी जी।
पंकज जी, रविकांत जवाब देना चाहेंगे, लेकिन हमारे दो साथी सिद्धार्थ कलहंस जी, शीतल पी सिंह अभी नहीं बोले हैं, वो बोल रहे हैं, उसके बाद आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। अश्विनी जी ने अपनी बात को मजबूती के साथ रखा है। सिद्धार्थ, ये जो पूरा ड्रामा आज दिन में दिखाई पड़ा, ये क्या दर्शाता है दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष की राजनीति सिर्फ प्रियंका गांधी में सिमट कर रह गई है कि अगर कहीं किसी दलित की मौत होती है, अगर किसानों के ऊपर अगर एसयूवी चढ़ती है तो वही जाने की कोशिश करते हैं? अखिलेश यादव, मायावती ये सिर्फ ट्वीट करते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले हर घटना पे, हर उस पर रिएक्ट किया है और गई है। अभी चुनाव और तनाव की बात कर रहे थे हमारे दोस्त शाही जी, तो 2 साल पहले कुंभा में आदिवासियों का नरसंहार हुआ था, तब कोई चुनाव भी नहीं था, दूर दूर तक उसकी कोई परछाई भी नहीं पड़ रही थी चुनाव की, और आदिवासी शायद उत्तर प्रदेश में 1% भी नहीं है। शायद ही 1-8 सीटें हो जहां पर आदिवासियों का विधानसभा में 403 में कि जहां आदिवासियों का कुछ प्रतिनिधित्व हो, बाकी और कोई उनकी संख्या नहीं है। लेकिन बावजूद उसके प्रियंका गांधी गई थी, और अगर आज चुनाव है इसलिए तनाव है, तो तब कोई चुनाव नहीं था और तब कोई तनाव नहीं था, लेकिन तब भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार करके उनको चुनाव की जेल में रखा गया था। तो ये देखिए, प्रियंका गांधी की बात सच है कि विपक्ष से जिस तरह की उम्मीद की जाती है, सबसे पहले अखिलेश यादव से उम्मीद की जाती है, फिर मायावती से भी की जाती है, और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है, इसमें कोई शुबहा नहीं है। लेकिन सड़क पर उतर कर लड़ने में, जाने में, आगे बढ़कर संघर्ष करने में, इसमें प्रियंका गांधी ने अपनी एक जगह बनाई है। और आज उत्तर प्रदेश में, मैंने अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं गया था, तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के पास कोई अनुदेशक अपनी कुछ मांगों को लेकर आए थे, और वो बार बार ये कह रहे थे कि एक बार जरा ये लोग हमारी बात उठाते। तो मैंने कहा, भाई तुम्हें कहीं और जाना चाहिए, ये तो इनके पास तो 5-6 विधायक हैं, इनका क्या होगा? बोले नहीं साहब, ये उठाएंगे तो सुनी जाएगी, ये लोग जोर शोर से चीजों को रख सकते हैं, बाकी और कोई रख नहीं सकता है। तो भाई ये उम्मीद तो कांग्रेस पार्टी ने, ये उम्मीद कम से कम प्रियंका गांधी ने पैदा की, और अच्छी बात है, अश्विनी जी इसका स्वागत कर रहे हैं, और करना भी चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष की आवाज बनकर वो उभरी हैं, तो ये स्वागत के लिए, ये स्वागत योग्य है कि आज लोग उनकी तरफ आशा की निगाहों से देख रहे हैं। और रही बात जहां तक दलितों की या छूट की और सबकी बात जो कही है, उन्नाव की घटना पर वो पैदल निकल पड़ी थी। उन्नाव में जिस लड़की के साथ कांड हुआ था वो कोई दलित नहीं थी, और भी ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर वो गई, या लखीमपुर में। तो ये इससे कोई जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि केवल फलानी जाति के लिए जाते हैं या फलाने समुदाय के लिए जाते हैं। और पंजाब में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, वहां आप विपक्षी दल हैं, आपको जाना चाहिए। या आप ये उम्मीद रखते हैं कि चूंकि हम वहां नहीं जाते हैं इसलिए तुम यहां ना जाओ? तो अगर ऐसी आप उम्मीद पालते हैं तो ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। आपको जाना चाहिए, आपको इससे ज्यादा जोर शोर के साथ आवाज उठा देनी चाहिए। लेकिन इतना तय है कि प्रियंका गांधी, अश्विनी जी की सदिच्छा है कि वो 6% से बढ़ के 10% वोट ले आए, 12% ले आए, हो सकता है ले आए, हो सकता है ना भी लाएं। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, विपक्ष की अगर आवाज बन पाई है तो ये स्वागत योग्य है, और हर मुद्दों पर बहुत प्रोएक्टिव होकर उन्होंने उतरकर जमीन पर अपनी लड़ाई दिखाई है। ठीक है शीतल जी, जो बात अभी अश्विनी जी कह रहे हैं, जिस तरफ सिद्धार्थ ने इशारा किया कि भाई प्रियंका गांधी अगर खुलकर सामने आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत कर रही है, क्या ये महज एक रेटरिक्स का मामला है, या इनको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत होती है तो विपक्ष का वोट बटेगा और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो पूरा ड्रामा जो हाथरस का था, या इसके जो अभी लखीमपुर का था, या जो आज का है, वो भी उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि प्रियंका गांधी को लगातार खबरों में बनाए रखो, ताकि ये लगे कि वो अकेले लड़ रही, बाकी लोग नहीं लड़ रहे, ताकि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को। ये सवाल मेरे मन में भी है, आपके मन में आपने सवाल किया ही है, कुछ लोगों ने इसमें बयान भी दिए हैं, और बहुत सारे लोग इसको लेके अपनी अपनी राय बना लेते हैं, तो पक्ष हो जाता है। मैं साफ साफ स्वीकार करता हूँ कि मैं अभी इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको लेके मैं कंफ्यूज हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इसकी वजह ये तो नहीं है, ये पता करने की कोशिश की जाए। लेकिन हम अब जब ऐसी स्थिति होती है कि हम कंफ्यूज होते हैं किसी चीज पे, मतलब निर्णय पे नहीं पहुंच पाए होते हैं, तो हम तथ्यों पे जाते हैं कि जो तथ्य उपलब्ध है वो क्या कह रहे हैं।
जो उपलब्ध तथ्य है उससे ये बात बिल्कुल अश्विनी शाही जी की सही है कि कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में, लोकसभा में और उसके पहले विधानसभा में 19 में और 17 में, वो 6% के आसपास ही उसको मतदान मिले थे। 17 में तो वो अखिलेश जी के साथ लड़ी थी, तो सारी सीटें नहीं लड़ी थी और ज्यादातर सीटें सपा उसमें लड़ी थी, इसलिए वो उस 6% को उस तरह से कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन लोकसभा में तो जरूर उनको 6% के ही आसपास 6.2 ऐसे ही कुछ मिले थे। लेकिन ये मानना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में कि क्योंकि जो वहां ऐसा विपक्ष है जिसको 17 के विधानसभा चुनाव में करीब 22% वोट मिले, दोनों को मिले थे, 22% अखिलेश की पार्टी को और 22% मायावती जी की पार्टी को। 1-2% इसमें दशमलव में कुछ ऊपर नीचे है। क्योंकि अखिलेश जी के साथ कांग्रेस का अलायंस था, कुछ सीटें कांग्रेस लड़ी थी, तो 6-6.25% वोट उनका भी, तो इस अलायंस को लगभग 28%, 29% वोट मिले थे। अखिलेश जी इसके पहले जब 12 में सरकार में आए थे तो वो 29 और 30 के बीच में ही थे, 30% के आसपास वोटों पर वो सरकार में आ गए थे और 28% वोट करीब पाके जिस मोर्चे से वो 17 में लड़े, बुरी तरह से लोग ध्वस्त हो गए। तो ये तो खैर आंकड़ों की स्थिति है। अब ये सच्चाई है कि प्रियंका गांधी ने 6% वाली पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 40-50% और 22% और 30% पाने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा स्पेस इधर विपक्ष के तौर पे हासिल किया है। उसकी वजह है कि निश्चित तौर पर एक व्यक्तित्व का, चाहे उसे आप बेनिफिट ऑफ उसका लाभ की बात करें या कुछ करें, लेकिन ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है कि प्रियंका गांधी अगर किसी मामले को उठाती हैं तो वो मामला एक साइज ले रहा है। वो हाथरस के मामले में हो या आदिवासियों वाला जो सिद्धार्थ जी ने बताया था, वो लगातार वो लोग हर मामले को उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं। और यहाँ तक कि उनकी पार्टी के एकदम एक समय में अज्ञात व्यक्ति जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष बने, लल्लू, वो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में इसी 6% के बावजूद 35 बार से ज्यादा बार गिरफ्तार हुए तमाम मामलों को उठाते हुए। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत छोटी ताकत होते हुए भी बहुत ज्यादा हलचल करने की कोशिश की है। इसकी वजह वही 6% भी हो सकता है कि इतना कम उनका हो गया था जबकि वो लगातार सत्ता में रहे थे, कि उनमें ये लालसा है और उनका नेतृत्व ऐसा सोचता है कि उनको ज्यादा तुलनात्मक रूप में ज्यादा सक्रियता दिखानी पड़ेगी। दूसरी ओर क्या स्थिति है, 22% वोट पिछले चुनाव में पाने वाली मायावती जी 3:30 बजे एक साधारण सा ट्वीट करती हैं, जब वो टेलीविजन चैनलों पर देख लेती हैं कि प्रियंका गांधी का मुद्दा पूरी तरह से, प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को पूरी तरह से बड़ा एक आकार दे दिया है, तो उनका एक सिंपल सा ट्वीट आता है। अखिलेश यादव जी ने क्या किया ये मुझे पता नहीं। तो अखिलेश यादव जो वहां इस समय ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव होंगे अगले कुछ महीनों में, उसमें योगी बनाम अखिलेश जैसी स्थिति है, लेकिन उनका अपना रथवत भी निकला हुआ है, लेकिन ऐसे मामलों में उनकी भूमिका हम पाते नहीं। तो अगर जो वहां ऐसा विपक्ष जिसके पास 6% नहीं 22% वोट है, वो उन मुद्दों को नहीं उठा रहा है और 6% पार्टी वाली एक बड़े व्यक्तित्व के नेतृत्व में उस मुद्दे को उठा रही है और वो मुद्दे बन रहे हैं, तो अगर उनको उसका राजनीतिक लाभ मिल रहा है तो हम लोग अब इसको इस बात से नकार करके अलग नहीं हो सकते कि इसमें कोई षड्यंत्र हो सकता है या बीजेपी ऐसा चाह रही होगी। हो सकता है बीजेपी चाह रही हो, हमें नहीं पता, मेरे पास कोई तथ्य नहीं है। मेरे पास जो तथ्य है वो यही थे जो मैंने आपके सामने रखे। और ये सच है कि प्रियंका गांधी का एक व्यक्तित्व है जिसमें एक आकर्षण है, वो बार बार साबित होता है जब आप देखते हैं कि महिला कांस्टेबल उनके साथ सेल्फी लेने लगती हैं, या वो कहीं जाके जिस मोहल्ले में भी झाड़ू लगाने गई थी वहां का एक वीडियो है कि उस मोहल्ले के ज्यादातर मतदाता कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। तो जरूर उनके काम करने से हो रहा है। अब वो कितना हो रहा है कि जब चुनाव होगा और वोट गिने जाएंगे तब हमें आपको पता चलेगा। बिल्कुल। रविकांत जी, एक सवाल जो मेरे मन में था और मुझे लगता है कि सवाल को आज पूछा जाना चाहिए। सवाल इस बात को लेकर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों कहा कि भाई जो टिकट देंगे 40% महिलाओं को टिकट देंगे। वो झाड़ू उठा के जो है वो वाल्मीकि बस्ती में जाके झाड़ू लगाने की कोशिश कर रही है, वो अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने की कोशिश कर रही है, वो किसानों के आंदोलन में जाके मजबूती के साथ खड़ी होना चाहती है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीतिक विमर्श को
प्रियंका गांधी प्रभावित कर रही हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रही हैं, जो अभी तक पूरी तरीके से या तो मंडल के साथ थी या ओबीसी पॉलिटिक्स के साथ थी? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम क्या होंगे वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपनी दखल से उत्तर प्रदेश की राजनीति के विमर्श को जरूर बदल दिया है। बाबा साहब के जो 3 शब्द थे, जो उनका सपना था समता और न्याय का, और जो सबसे महत्वपूर्ण जिस शब्द पर जो उन्होंने बार बार जोर दिया है वो है बंधुत्व। और भारतीय लोकतंत्र की राजनीति को वो इसी नजरिए से देखते थे कि जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास होगा वैसे वैसे राजनीति बंधुत्व की तरफ बढ़ेगी। लेकिन हमने पिछले 70-75 साल के इतिहास में ये देख लिया कि सामाजिक न्याय की राजनीति के 2 दशकों के बावजूद जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति सामने आई है, और वो राजनीति जिस तरह की, उसकी भाषा आप देख लीजिए, घोर सांप्रदायिक भाषा, मर्दवादी भाषा, नफरती और हिंसक भाषा, इसके सामने प्रियंका गांधी जिस तरह की राजनीति कर रही है, उनके साथ जो पुलिस वाली महिलाओं से लेकर के चाहे वो वाल्मीकि समाज की महिलाएं हो, जिस तरह से वो उनसे मिलती हैं, उनसे बात करती हैं, सेल्फी लेती हैं, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी उस पूरे राजनीतिक डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश कर रही है, और मैं उसे बहनापे की राजनीति कहता हूं। ये बंधुत्व का ही एक तरह का एक दूसरा अक्ष जिसको हम कहें, ये बहनापे की राजनीति प्रियंका गांधी कर रही है, और उसका असर चुनाव पर क्या होगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो 40% उन्होंने टिकट देने की बात की है, मुझे लगता है कि ये अगर एजेंडा बनता है कांग्रेस का, तो शायद जो पिछले 25 साल से बिल अटका पड़ा हुआ है, हम लोग जानते हैं कि महिला आरक्षण का बिल देवगौड़ा के समय 1996 में पहली बार आया था, उस समय पास नहीं हुआ। उसके बाद 2010 में यूपीए के समय पर वो राज्यसभा में लोकसभा में पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। तब से लेकर के नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, पिछड़ों के और वंचित के अधिकारों के संरक्षण का दावा नरेंद्र मोदी करते हैं, महिलाओं पर वो 3 तलाक के मुद्दे पर वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत सारी बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास आज एक बहुत बड़ा बहुमत है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि वो महिला आरक्षण के बिल को इंट्रोड्यूस तक नहीं करते हैं। अगर प्रियंका गांधी ये बात कहती हैं तो मुझे लगता है कि ये एजेंडा एक बन सकता है, लेकिन उसमें सवाल ये है कि 40% जब वो सीटों का ऐलान कर रही हैं, तो क्या उसमें कोटे के भीतर कोटा होगा? क्या उसमें दलित और पिछड़े और आदिवासी महिलाओं को उस तरह की भागीदारी मिलेगी? ये एक सवाल है, और इसी सवाल पर मुझे लगता है कि 2010 में भी वो बिल पास नहीं हो पाया था। तो एक तरफ तो प्रियंका गांधी उस पूरे राजनीतिक डिस्कोर्स को बदल रही है, उस बॉडी लैंग्वेज आप देखिए प्रियंका गांधी जिस तरह से वो कनेक्ट करती है, मुझे लगता है कि ये राजनीति का सुखद पहलू है जिसको होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप बात अभी आपका दोबारा लौटेंगे अगर हमारे पास वक्त मिलेगा। देखिए, जो बात अभी आपने की, जिस 1996 का आपने जिक्र किया, जब देवेगौड़ा की सरकार थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब इस बिल को संसद के अंदर पेश किया गया था तो सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया था तो वो थे शरद यादव, और गीता मुखर्जी के हाथ से जो पत्र छीना गया था और परकटी औरतों का सवाल खड़ा किया गया था। अश्विनी जी, आज उस घटना को हुए तकरीबन 25 साल हो गए हैं। केंद्र के अंदर बहुमत की सरकार है, 303 सीटें हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान की आधी आबादी के लिए संसद के अंदर जो है वो अब 33% आरक्षण का वक्त आ गया, और भारतीय जनता पार्टी को लीड लेनी चाहिए और उनको वो काम कर देना चाहिए जो क्रेडिट प्रियंका गांधी को नहीं मिलना चाहिए? देखिए आशुतोष जी, उस बिल का विरोध सिर्फ शरद यादव जी ने नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने भी किया था, मुलायम सिंह यादव ने भी किया था, और कोटे के अंदर कोटे वाली बात प्रमुखता से उठाई गई थी, उसी पर विरोध हुआ था। ये लोग यूपीए के अंग थे, यूपीए की एक जिम्मेदारी बनती थी, और लीड यूपीए को कौन कर रहा था? उस वक्त यूनाइटेड फ्रंट था, उस वक्त यूनाइटेड फ्रंट था। जी जी जी। उसके बाद जब ये मतलब जो है एक बड़ी पार्टी कांग्रेस थी ना, उसमें कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी थी, बाहर से सपोर्ट कर रही थी, बाहर से सपोर्ट कर रही थी। उस समय जो है इन लोगों को ये उस बिल का ख्याल नहीं आया। आज उस बिल की बात है, और उसमें भी अभी रविकांत जी का मौजूद प्रश्न है कि कोटे के अंदर कोटा रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका कोई जवाब प्रियंका जी ने भी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट नहीं आया है। अभी बहुत पत्रकारों ने सवाल पूछा, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। प्रियंका जी के पास कल मैं उनका पीसी सुन रहा था, किसी एक साथी ने सवाल पूछा, उस सवाल को
दरकिनार कर दिया गया कि नहीं, इस सवाल को जो है अभी नहीं, आप आज सिर्फ इसी पर सवाल पूछिए। आज जब देखिए, जब होता क्या है, जब राजनीतिक दल कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस पर हम लोग बहस करने बैठते हैं। मैं एक उदाहरण, ये लखीमपुर वाले में आशुतोष जी मुझे मिला, टीएमसी के नेता 2-2 सांसद उनके आए और आसानी से वहां तक पहुंच गए, पीड़ित परिवार से मिले और वापस चले गए। कोई ड्रामा नहीं, कोई राजनीतिक उन्होंने माइलेज लेने की नहीं कोशिश की, पत्रकारों से बात की और चले गए। कैसे वो पहुंच गए? क्यों प्रियंका जी ने इतना बड़ा ड्रामा किया, इस तरीके से वहां तक गए? यहां शिवपाल जी अपने घर से निकले, पॉलिटेक्निक चौराहे पर लखनऊ में रोक लिए गए, और अखिलेश जी निकले अपने ऑफिस से, घर से निकलने के बाद उन्होंने जीप फुकवाना, दरोगा पिटवाना, सारा काम कर लिया। तो ये लोग क्या होता है, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात करते हैं। जिसने भी किया, अगर उनको मिलना था तो टीएमसी के 3 लोग गए थे, जिसमें जो है 2 सांसद उनकी थी, सब लोग गए वहां, परिवार से मिले। ये है राजनीति। अगर आपकी संवेदना है तो ऐसे जाके मिलना चाहिए। आज के दिन में सच्चाई है, ठीक है, अभी बात हो रही थी कि प्रियंका जी जो कह रही है वो एक उदाहरण सेट हो रहा है, सब कुछ ठीक है। प्रियंका जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में आना, 3 स्टेट छूट रहा है उनसे, वहां कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पर ध्यान है, अच्छी बात है, होना चाहिए। वहां भी तो चुनाव है पंजाब में कहां कुछ हो रहा है? सरकार वहां खत्म है उनकी, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इंचार्ज तो यूपी की है ना, वो तो पंजाब क्यों जाएंगी? वो नहीं, राष्ट्रीय महासचिव भी तो है। अरे इंचार्ज तो यूपी की है, वहां इंचार्ज के अलावा राष्ट्रीय महासचिव जी हैं। और अभी शीतल जी ने कहा था एक बात कि बड़ा अनजाना नाम अध्यक्ष बनाया गया, और अच्छा है, उन्होंने एक बटोरा है, एक मतलब संजोग से मुझे एक भरतपुर के कांग्रेस के विधायक मिल गए थे, कहीं उसी साइड के थे। तो जब ये पिछली बार कोरोना का चल रहा था तो उन्होंने कहा कि ऐसा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को मिला है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करिए, 4 पुलिस वालों को बुला दीजिए और मुझे उठाकर जीप में डाल दें, बस इतना फोटो आ जाए मेरे लिए ठीक है। तो ऐसे अध्यक्ष के ऊपर तो मुकदमे लिखे जाएंगे। कांग्रेस को उठाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस आए और कांग्रेस के साथ हम लोग जो है देखें, क्योंकि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। बाकी लोग तो अपने घरों में है, ट्विटर पे है। कांग्रेस आएगी, अच्छा लगेगा। अगर मजबूती से लड़ेगी तो भाजपा को भी अच्छा लगेगा कि सब जगह जो है फिर 300 सीट पार करेंगे। जी अश्विनी जी, एक छोटा सवाल आपसे है। ये अच्छा हुआ कि आप टीएमसी के जो सांसद उनको संवेदनशील बता रहे हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर आप उनको संवेदनशील नहीं मानते हैं, तो वो एक अलग सवाल है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। मैं छोटा सवाल, मुद्दे पर तो संवेदना थी। हाँ चलिए, आपकी तारीफ अगर ममता बनर्जी सुन रहे होंगे तो बड़ी खुश होंगी। मेरा ये कहना यह है कि क्या आपकी पार्टी केंद्र के अंदर 33% आरक्षण की बात महिलाओं की करेंगी, बिल पास करवाएंगे नहीं करवाएंगे? मेरा छोटा सवाल, हाँ या नाम जवाब अगर दे दे तो बेहतर रहेगा। देखिए, अभी तक तो कोई बिल का रखा नहीं गया है, और आने वाले दिनों में ये शीर्षस्थ नेताओं को रखना है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। शीर्षस्थ नेता अगर चाहेंगे रखना, अरे एकदम है, तो प्रवक्ता ये निर्णय नहीं लेता है। देखिए, हमको आज जिस विषय पर है, आज उस बिल पर नहीं है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी और शीर्षस्थ नेता जो कहेंगे बिल उनको लेना है, उनको पास करना है। जी ठीक है। पंकज जी, रविकांत जी ने सवाल खड़ा किया कि ये जो 40% है, इसमें कोटा के अंदर कोटा होगा या कोटा नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो अभी जो कहा माननीय अश्विनी जी ने, उस पर बहुत गौर से समझना चाहिए। 7 साल बाद भी, यानी जिस मुद्दे पे अभी इन्होंने इतनी आलोचना कर डाली, यूनाइटेड फ्रंट वगैरह वगैरह, उस बिल पर बाकी दुनिया के हर उलट पलट, यानी संविधान बदलने के भी तैयार है, लेकिन उस बिल पर या महिला आरक्षण पर एक शब्द प्रधानमंत्री जो है न बोलने को तैयार है, न प्रवक्ता महोदय उनसे आग्रह करने को भी तैयार है। वो कह रहे हैं उनकी इच्छा होगी। अरे साहब, इच्छा की बात नहीं है, संकल्प की बात है। और मैं आपसे इस बात को कांग्रेस पार्टी के ओर से दावे से कह रहा हूं कि अगर ये बिल लाएं जिसपे कोटा अंदर कोटा हो, तो कांग्रेस पार्टी, मैं जितना जानता हूं, उसका समर्थन करेगी। अभी हमारे यहाँ जो बात हो रही है वो 40% टिकट देने की बात हो रही है। टिकट अपनी परिस्थिति में हम सभी को देंगे, तो जो भी होगा, लेकिन जाहिर है चुनाव होता है, चुनाव की बहुत सी परिस्थितियां होती है, उसमें टिकट दिया जाएगा 40%। और उसकी एक वजह है, देखिए, वो मैं कुछ आंकड़े बता दूं। 20 साल में जो सब सहारन कंट्रीज हैं, उन्होंने महिला रिप्रेजेंटेशन को 11% से बढ़ाकर 23.6% कर दिया अपनी विधायिका।
इवन जो अरब कंट्रीज हैं वहां पर भी 3% से बढ़ाकर 17.5% कर दिया। और हम आजादी के इतने साल बाद 1952 में 5% थे, आज 14.36%। और जब महिला प्रतिनिधित्व की बात आती है तो पूरी दुनिया में जो 188 देशों की जो लिस्ट जारी होती है उसमें 148वें नंबर पे। तो महिलाओं का प्रश्न जो है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है और उस प्रश्न का समय आ गया है। राजीव गांधी के समय जब पंचायती राज हुआ उस पर 33% आरक्षण दिया गया, एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। उसमें बिल्कुल सही बात है कि शुरू में लंबे लंबे घूंघट काट के लोग आए, ये बिल्कुल सही बात है, शुरुआत ऐसे ही होती है। लेकिन आज सच्चाई ये है कि हर गांव में ऐसी, हम लोग अवध के हैं, शीतल जी बैठे हैं, ऐसी नेताएं पैदा हो गई हैं जो इस बात को कहते हैं कि फलनिया जो है वो तो घूंघट वाली है, हम असली हैं, हम महिला, असली महिला नेता हैं। तो कोई भी समाज बदलता है उसमें 10-20 साल इस तरह से लग सकते हैं, लेकिन असली बात है कि महिलाएं अगर 30% से ज्यादा जहां पे फैसले लेने की है स्थिति, उन सभाओं में अगर वो है तो वो समाज फिर महिलाओं पे ना उस तरह अत्याचार कर सकता है और उसे समाज को नियमों के आधार पर, कानून और संविधान के आधार पर भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने की बात उसे होना पड़ता है। अभी साहब अश्विनी जी ने जिस तरह से, जब मैंने पहले टोका उसकी वजह थी, सीधे नाम लेके उन्होंने मुझे कहा था कि वो एलईडी हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का अंधेरा थोड़ा कम हो रहा है। उन्हें तो इतनी आंखें चौंधिया गई कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिख ही नहीं रहा है, पंजाब और राजस्थान और जहां जहां पूरी दुनिया दिख रही है, यूपी अब उनको नहीं दिख रहा है, कम से कम इतना साफ हो गया। तो बहुत साफ सी बात है, आप विपक्ष हैं, जाके कर लीजिए। दिक्कत क्या है कि आप पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना झंडा लगाकर बाहर नहीं निकल सकते साहब, सच्चाई ये है। और वहां पर जो पूरी स्थिति है कि जिसने भी अपराध किया उसको सजा दी गई, ये नहीं कि जिसने कहा कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा किसानों को, जिसके बेटे ने कुचल दिया किसानों को, उसको आप गृह राज्य मंत्री पद से हटा तक नहीं पा रहे। आपकी तो यह स्थिति है। लोग कहते हैं कि मोदी का विकल्प नहीं है भाजपा में, सच्चाई यह है कि मोदी के पास एक हिस्ट्री सीटर रहे हुए एक हत्या के आरोपी जो उस पर मुकदमा चल रहा है उसको गृह राज्य मंत्री पद से हटाने का विकल्प नहीं है। ये कैसा देश बना रहे हैं अश्विनी जी? कुछ तो ख्याल करिए क्या हो रहा है देश में। आप जहां जहां करना हो करिए, सबको सजा मिली है, किसी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी हुई, जिसने भी गलत किया उसको सजा दो। लेकिन ये क्या है कि उत्तर प्रदेश आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है पंकज जी, अश्विनी जी इंटरव्यू करना चाहते, बहुत छोटा सा इंटरव्यू, छोटा सा एक जवाब। देखिए पंकज जी, दिक्कत हमको कहाँ है? दिक्कत वहां है जब 84 दंगों के आरोपी कमलनाथ को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, दिक्कत यहाँ है, हमको दिखता है। और मैं महिला आरक्षण की बात कर रहा हूं, 10 साल आपकी सरकार थी, आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। 52 में उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हुआ था और तब से 6, 8, 18 ये महिला सदस्य रही हैं, विधायक रही हैं। ये लगभग आप ही की सरकार रही है, 80 तक लगभग। उसके बाद आज पहली बार 40 विधायक हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हमने जितना टिकट दिया, 41 आपके प्रत्याशी लड़े थे और हमने 34 महिला कैंडिडेट लड़ाया था, उसमें हमारे विधायक कितने जीत के आए हैं ये भी देख लीजिए। हमको दिक्कत इसकी है कि इतने साल सरकार आपकी रही और आज सबसे ज्यादा महिला विधायक आज हैं। ठीक है 210%, 403 में 44 है, 10% भी नहीं है। सवाल यह है कि जब 33% आरक्षण की बात थी और कांग्रेस ने बिल न सिर्फ पेश किया था बल्कि एक सदन में वो पास भी हुआ था, इतिहास है। आपको अगर आपकी ईमानदारी थी, 7 साल से आप तो सारी चीजें बदल दे रहे हैं, हर चीज आप कह रहे हैं, आपका इतना हाहाकारी बहुमत है, जो चाह रहे कर रहे हैं, तो महिला आरक्षण पे क्यों आप वो कर रहे हैं? आप करके लाइए, कोटा के अंदर कोटा दीजिए, देखिए कांग्रेस समर्थन करती कि नहीं करती। ठीक है सिद्धार्थ ये बताइए, ये जो कोटा वाली बात चल रही है, जो महिला आरक्षण की बात है, क्या ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के विमर्श को बदलने की ताकत इसके अंदर है या एक महज एक शगुफा सा है? देखिए निसंदेह अभी जैसा अभी पंकज कह रहे थे कि शुरुआती दौर में हो सकता है कि जब महिलाओं को 40% टिकट दिए जाएं कांग्रेस में, हो सकता है प्रत्याशी न मिले या जिस तरह से घूंघट की बात कही है, लेकिन वो परिस्थितियां 10 सालों में बदल भी जाती हैं, एक समर्थ और सक्षम नेतृत्व भी मिल जाता है। और अगर 40% महिलाओं को टिकट देने के बाद उत्तर प्रदेश की 160 सीटों पर के आधे के आधे पर भी अगर सक्षम महिला नेत्रियां पैदा होती हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी दलों के पास अब ये दबाव उनके ऊपर काम करेगा कि अगले चुनाव में, आने वाले लोकसभा के चुनाव में, वो भी अपने यहाँ अगर 40 नहीं तो 33% ही कम से कम महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ाएं। और देखिए कांग्रेस ने अगर शुरुआत की है तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी दलों में
शर्मा शर्मी ही सही, लेकिन महिलाओं को टिकट देने का प्रतिशत कुछ तो कम से कम बढ़ेगा। अच्छी बात है अगर अश्विनी जी भी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा महिलाएं जीत कर आई हैं। उम्मीद है कि इस बार 40 नहीं तो 30% टिकट ही अश्विनी जी की पार्टी से मिलेंगे। और एक बात का छोटा सा जवाब, अश्विनी जी ने कहा कि वो अध्यक्ष का जिक्र किया कि वो कहता है कि 4 पुलिस वालों से कि हमको जीप में उठा कर डाल दो। अश्विनी जी आप याद करें, पिछले 20 वर्षों में, यहाँ सारे लोग राजनीति ही देखते हैं दिन भर, पिछले 20 वर्षों में किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बताइए उत्तर प्रदेश में, अपनी पार्टी का भी बताइए, और अपनी पार्टी का तो कोई प्रदेश पदाधिकारी भी बताइएगा जो 35 दिन जेल रहा हो। अगर आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि अजय कुमार लल्लू एक नौटंकीबाज नेता है। 35 दिन जेल में रखा आपने उसको, और इल्जाम क्या था कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ बसें भेजी थी, उनमें से 14 बसों के नंबर गलत पाए गए थे, और उन बसों को भेजे जाने का जो पत्र था वो भी उनकी तरफ से नहीं जारी हुआ था, उनके दफ्तर से भेज दिया गया था। इस पर 35 दिन आपने जेल में रखा। तो कम से कम ऐसा न कहें, अगर राजनीति में कोई जेल जाने को तैयार रहता है, वो किसी भी पार्टी का हो, तो उसका सम्मान कीजिए। ठीक है शीतल जी, आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है या वही मंडल कमंडल की राजनीति होगी? प्रियंका गांधी कितना भी महिला कोटे की बात कर लें, कितने भी दलित अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने की बात कर लें, किसानों के पक्ष में खड़ी हो जाए, अंत में वोट तो पड़ेगा जात पे ही, और वोट पड़ेगा हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे। देखिए, अगर जो टेम्पो इधर 1 हफ्ते 10 दिन में प्रियंका गांधी ने क्रिएट किया है, अगर वो इसको 1 महीने 1.5 महीने सस्टेन कर ले जाती तो ये सारे सवाल सारी पार्टियों को बैकफुट पे खड़ा करेंगे। सबको तमाम स्त्रियों को टिकट देना पड़ेगा, अपनी पार्टियों में ढूंढ के लाना पड़ेगा, क्योंकि वो इससे बचना चाहेंगे कि ये मुद्दा न बन जाए। अगर ये मुद्दा बनेगा तो उत्तर प्रदेश में 45-46% महिला वोटर महिलाएं हैं। ये मुद्दा बन सकता है, ये मुद्दा बना है। ये इस मुद्दे ने, लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा राज्य है, बिहार हमसे भी पिछड़ा राज्य है, वहां ये मुद्दा बना था। बंगाल में भी हाल के चुनाव में ये मुद्दा था, ये वहां 40, उन्होंने तो दिया ही था 40% को वो। अगर कांग्रेस प्रियंका के नेतृत्व में जैसा आकार ले रही है इस समय, यानी मुद्दे तो कम से कम बना रही है, वो 6% की पार्टी सही, लेकिन वो मुद्दे बना रही है, उसकी बात चर्चा में आ रही है, हम ही आप बेबस हैं उस पर चर्चा करने के लिए। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति अगर महीने 2 महीने प्रोलॉन्ग करती है, जैसा एक कल या परसों किसी और डिबेट में मैं था, वहां एक चर्चा हुई तो उसमें हेड हंटिंग जैसा शब्द आया था, हेडलाइन हंटिंग। हम वही मान लेते हैं, उस आरोप को एज इट इज मान लेते हैं, लेकिन अगर 1 महीने तक आने वाले दिनों में हेडलाइन हंट करने में कांग्रेस प्रियंका के नेतृत्व में सफल रहती है, तो बाकी लोगों को उन सवालों पर कुछ न कुछ तो अपने यहाँ करना ही होगा। और यही सब बदलाव है, इसी से बदलाव आता है। अगर पिछली बार की तुलना में ये बाकी सारी पार्टियां ज्यादा महिलाओं को टिकट देने को बाध्य होती हैं, तो ये एक कदम आगे की बात मानी जाएगी। और इस सब से निश्चित तौर पर एक ऐसा वोट बैंक सामने जरूर आएगा जो जाति से, धर्म से, सांप्रदायिकता से, प्रलोभन से, इसकी जगह मुद्दों पर प्रभावित होता है। बिल्कुल ऐसा वोटर भी क्रिएट होगा उससे। मैं नहीं कहता कि वो अभी कांग्रेस को विश्व विजयी बना देगा और उत्तर प्रदेश में वो 400 सीट जीत जाएगी या कुछ हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये मुद्दे जरूर जीतेंगे, एक हद तक ही सही। ठीक है, जो बात शीतल जी ने कही, मुझे उसी से अपनी बातचीत को ये खत्म करो, वक्त थोड़ा ज्यादा हो चुका है। रविकांत जी कुछ कहना चाहते थे, अगर आप संक्षेप में बात कर सके तो प्लीज अपनी बात रखें, नहीं तो मैं अपनी बातचीत खत्म करता हूँ। मैं बहुत संक्षेप में, पहली बात तो ये है कि ये जैसे जैसे मुद्दा बढ़ेगा तो बीजेपी और आरएसएस के जो नेताओं के बयानात हैं, मुझे लगता है कि वो केंद्र में आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में कहा था कि स्त्री आरक्षण को क्या आप स्त्रियों को मर्द बना देना चाहते, ये भी मुद्दा आएगा। मोहन भागवत ने जब परिवार और स्त्री की बात की थी, उसके कि अगर पत्नी आपकी सेवा नहीं कर रही है तो उसको त्याग देना चाहिए, ये मुद्दा भी मुझे लगता है बनेगा। और इज्जत घर से लेकर के उज्ज्वला योजना होते हुए ट्रिपल तलाक के जो मुद्दे आए थे, उस पर वोट मिला था नरेंद्र मोदी की सरकार को, निश्चित तौर पर मिला था, तो वो मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ सकता है। दूसरा ये भी है कि कैबिनेट में नो डाउट नरेंद्र मोदी के समय सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, लेकिन उन महिलाओं को फैसले लेने की कोई इजाजत नहीं है मेरे हिसाब से। आज की वित्त मंत्री पिछले लोकसभा में वो रक्षा मंत्री थी, लेकिन रक्षा सौदों से लेकर के और वित्तीय मामलों में मुझे नहीं लगता कि वो कोई फैसले लेती हैं, बल्कि जीएसटी से लेकर के और महंगाई जैसे मुद्दों पर
उनको जवाब देने पड़ते जब वो कहती हैं कि साहब हम प्याज नहीं खाते हैं। और अगर 1 मिनट का वक्त हो तो मैं, अश्विनी जी ने जो पहले सवाल उठाया था, मैं अछूत से लेकर के और दलित की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा का निर्माण कर रहे थे, उस समय रामराज्य परिषद से लेकर के हिंदू महासभा और जनसंघ तीनों ने जिस तरह की टिप्पणियां की थी, और संघ के ऑब्जर्वर ने जो टिप्पणी की थी संविधान के बाद कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, और बाबा साहब पर तो बाकायदा अछूत होने तक के इल्जाम लगाए गए थे राज्य परिषद की तरफ से, और संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करने की बात की गई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज आप जो हिंदुत्व का चोला पहन करके बैठे हुए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आप जातियों का बाकायदा इतिहास लिख रहे हैं और जातियों का अनुक्रम आप बनाए रखना चाहते हैं और जातिगत असमानता बनाए रखना चाहते हैं, और उसके बीच में अगर उसमें कोई दलित होगा, कोई महिला होगी, और उसका न्याय नहीं हो सकता। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र सबसे ज्यादा खतरनाक होगा दलितों के लिए। ठीक है, मैं इस बातचीत को यहीं पे खत्म करना चाहता हूं। बातचीत को खत्म करने के अपने बहुत सारे कारण होते हैं। असल चीज इस बातचीत को केंद्र में लाने का एक बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर जाति और धर्म के अगर खांचों में बटी रहेगी तो फिर प्रदेश विकास कैसे करेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार, कम से कम ये 2 प्रदेश है जो हम लोगों के दिल के बड़े करीब हैं, लेकिन पूरी राजनीति इन दोनों प्रदेशों के अंदर धर्म और जाति से जुड़ी होती है। हर पार्टियां आजकल छोटे छोटे दल बना के, जातियों के दल बना के राजनीति कर रहे हैं, तो विकास होगा कहां से। इसलिए अगर कहीं पे इनसे अलग अगर किसी तरीके की राजनीति की शुरुआत होती है तो एक अच्छी चीज, उसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, क्या वो वाकई में राजनीति के विमर्श को बदल पाएंगी प्रियंका गांधी, मैं नहीं जानता इस बारे में। लेकिन अगर संसद के अंदर लोकतंत्र जीवित है तो सड़क पर भी लोकतंत्र को उतना ही जीवित होना पड़ेगा। नहीं तो जो मां राम लोहिया ने कहा था, संसद अगर आवारा हो जाएगी तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये जो मंत्र है, इस मंत्र में न पुलिस काम कर पाएगी, न प्रशासन काम कर पाएगी अगर लोग सड़कों पर उतर के राजनीति करने की शुरुआत करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस बातचीत शामिल